हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम सब जानते हैं कि हमने अनुच्छेद 123 तक कर लिए थे। अब बात करेंगे दोस्तों 123 के आगे के जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम अनुच्छेद 124 से 151 तक कवर कर लेंगे और कुछ ही दिनों में आने वाली एक और वीडियो में हम अनुच्छेद 200 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये सफ़र होगा अनुच्छेद 1 से लेके 200 तक का जो हमारा सफ़र है ये कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारे अनुच्छेद आर्टिकल्स पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 124 की। अनुच्छेद 124 दोस्तों, जहां से संघ की न्यायपालिका दोस्तों, जुडिशरी ऑफ यूनियन, जो हमारा संघ है उसकी जो न्यायपालिका है वो शुरू हो जाती है। अनुच्छेद 124 से लेके और कुछ आर्टिकल हैं जहां तक संघ की न्यायपालिका चलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 124 की, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यानी दोस्तों, जो भारत है, हमारा देश, हमारा प्यारा भारत, उसका एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 124(2) की। ये क्या कहता है? सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दोस्तों, जितने भी न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है, वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो 35 अदर जजेस हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस है उसकी सलाह पर करता है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 124(3) की। ठीक है, 124(3) क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की योग्यता। दोस्तों, अनुच्छेद 124 के 3 में ये कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश होंगे उनकी क्या योग्यता होगी। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु दोस्तों 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 65 वर्ष से ज़्यादा होगी तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5 वर्ष तक का जो है हाई कोर्ट में जज का अनुभव रखता हो। 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट का जज हो या फिर 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किया हो। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है उसकी गणपूर्ति क्या होती है। गणपूर्ति का मतलब दोस्तों आप सब जानते हैं कि क्वोरम होता है कि कितने सदस्य जो कि एक सभा में होने चाहिए तभी जाके वो सभा जो है शुरू होती है। तो वैसे ही जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी भी दोस्तों एक कोरम होती है। क्या होती है कि कम से कम कितने जजों की बेंच जो है वो लग सकती है। टोटल दोस्तों 3 जजों की जो बेंच है, कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए तब जाके वो एक बेंच लग सकती है। अगर दोस्तों 2 सदस्य होंगे तो वो बेंच नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल में कि 3 सदस्यों की जो बेंच है वो ये फैसला करेगी, 16 सदस्यों की जो बेंच है वो ये फैसला करेगी। तो आपने ऐसा सुना होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी फैसला सुनाने के लिए कम से कम 3 जजों की बेंच जो है वो लगती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अपवाद है। ठीक है, क्या अपवाद है? हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 148 के तहत, आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह ले सकता है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होगा? इसमें 3 जजों की बेंच नहीं लगेगी, इसमें टोटल 5 सदस्यों की बेंच लगेगी जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो ये एक अपवाद है यहाँ पर। ठीक है, कि हमेशा 3 जजों की बेंच नहीं लग सकती, लेकिन राष्ट्रपति के स्पेशल केस में जो है 5 जजों की बेंच लगती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 125 की। अनुच्छेद 125 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन एवं भत्ते के विषय में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 126 की। आर्टिकल 126, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ अधिकारी उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि अगर कोई चीफ बंदा जो है वो अब्सेंट है तो उसके बाद जो उससे छोटा सदस्य होता है वो उसका कार्यभार संभालता है। ठीक है,
उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 127 की। आर्टिकल 127 का कहता है मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से एक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 2 वर्ष के लिए कर सकता है। यानी दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एससी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो चाहे तो एक व्यक्ति जो कि न्यायाधीश है उसको सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। वैसे तो ये अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है वो चाहे तो राष्ट्रपति से पूछकर उसको अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 128 में क्या लिखा हुआ है भारत के संविधान के अंदर। मुख्य न्यायाधीश एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी अधिकतम 2 वर्ष के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। यानी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो किसी रिटायर्ड बंदे को भी जो है जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ला सकता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 129 की। अनुच्छेद 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तथा यह सभी उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को माने। अभिलेख न्यायालय दोस्तों इसका मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे सब कुछ जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, किसी भी बात को दोस्तों ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, और जो छोटे न्यायालय हैं उनको जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो मानना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस आर्टिकल के तहत जो है एक अभिलेख न्यायालय बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 130 की। अनुच्छेद 130 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट सदैव राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होगा। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होगा, जैसे कि हम सब जानते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 131 की। आर्टिकल 131 क्या कहता है, प्रारंभिक अधिकारिता। इसका मतलब समझेंगे दोस्तों, प्रारंभिक अधिकारिता क्या होती है। निम्न स्थिति में से किसी भी मामले की सुनवाई सीधा सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि कभी कभी जो हमारे कुछ ऐसे अधिकार हैं अगर वो हमसे छीन ले तो हम सीधा हाई कोर्ट जाने की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला कर सकते हैं, उसमें केस दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई विवाद है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और भी बहुत सारे मामले हैं लेकिन मैं सारे नहीं लिख सकता, इसलिए जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 132 की। अनुच्छेद 132 अपीलीय अधिकारिता। इसका मतलब है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। अब भाई हम लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारे कोर्टों का जो है वो सबसे बड़ा है, यानी ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो हाई कोर्ट को उसे मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट का कोई भी अगर फैसला हाई कोर्ट ने दिया है तो उसको सुन सकता है। ठीक है, उसकी कॉपी मांग सकता है, उसको जांच कर सकता है या फिर उसे रद्द कर सकता है या एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 133 की। अनुच्छेद 133 क्या कहता है, सिविल मामलों में अपील करने का प्रावधान। यानी दोस्तों सिविल मामलों में जो हम अपील करते हैं उसका जो प्रावधान है वो इसमें वर्णित है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 134 की। इसमें आपराधिक मामलों में हमको अपील कैसे करना है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 136 अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश, आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब है हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया
तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं, क्योंकि आप हाई कोर्ट से फैसला लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और ये करने की शक्ति दोस्तों आपको अनुच्छेद 136 देता है। अनुच्छेद 136 के तहत अगर आपको कोई हाई कोर्ट का दिया हुआ फैसला अमान्य है, लगता है कि आपको ये गलत है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ जांच करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 137 की। अनुच्छेद 137 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रावलोकन करने की शक्ति। यानी दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो न्यायिक प्रावलोकन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 138 की। अनुच्छेद 138 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का कोई भी मामला अपने अंतर्गत ले सकती है। यानी दोस्तों मान लो ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में एक मामला आया, एक केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस केस में अपना मन बना लिया कि हाँ भाई ये जो केस है ये अब मेरे को लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट एक बिल पारित करेगी और बिल पारित करके कहेगी ये जो तुम्हारा मामला है ये आप हमें दे दो, इस पर जो है आगे का डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में होगा बजाय हाई कोर्ट के। ठीक है दोस्तों, ये है आर्टिकल 138 में। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 139 का ए। ये क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह किसी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक स्थानांतरित कर सकती है। यानी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये अधिकार है कि एक हाई कोर्ट में एक फैसला चल रहा है, वो उस फैसले को दूसरे हाई कोर्ट, दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में जो है वो भेज सकती है। यानी उत्तर प्रदेश का कोई हाई कोर्ट है, उसमें अगर कोई फैसला चल रहा है तो वो उसको उठा के महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में भेज सकती है। इसका अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है दोस्तों, समझ आई? बहुत सिंपल बात है और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं आपका केवल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल रही है, एकदम बढ़िया प्योर। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 140 की। आर्टिकल 140, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में किसी से असंगत ना हो। इसका मतलब है दोस्तों जो संसद है वो सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय है जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसको शक्तियां देने के लिए, अनुपूरक शक्तियां देने के लिए उपबंध कर सकती हैं। ठीक है, एक तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये जो संविधान की लैंग्वेज है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लैंग्वेज है। मतलब बेकार का मतलब है दोस्तों यहाँ पर इतनी टफ लैंग्वेज बना रखी है कि बंदा 10 बार पढ़ ले या 100 बार पढ़ ले उसको वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार पॉइंट लगता है कि जो संविधान की लैंग्वेज है वो इतनी टफ है। यार संविधान हम भारतीयों के लिए बनाया है तो इसे कम से कम थोड़ी अच्छी भाषा में बनाते, यार बंदा क्या समझेगा इसमें। ठीक है, आगे दोस्तों मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे आर्टिकल हैं जिनको आप 100 बार या 1000 बार पढ़ लो तब भी आप समझ नहीं पाओगे। अभी इसी वीडियो में एक आर्टिकल आगे आएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस आर्टिकल में क्या लिखा है हमारे जो संविधान निर्माता थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 141 की। अनुच्छेद 141 क्या कहता है? ये कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत सरकार के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। यानी दोस्तों अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई विधि या फिर कोई फैसला सुनाया है तो भारत सरकार का जो राज्य क्षेत्र है, यानी जो हमारा पूरा भारत है मैप में, वहीं तक सीमित होगा, उसके बाहर सीमित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 142 की। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित मुद्दे जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आप पढ़ के ही समझ गए होंगे। यानी मान लो कि अभी कोई फैसला नहीं आया, संसद भी ऐसी चल रही है ना, प्रधानमंत्री भी कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, तो इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो फैसला देगा, वो सर्वोपरि होगा, उसको सबको मानना होगा, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो या भारत की जनता हो। तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी उसको मानना पड़ेगा अगर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है तो। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेना, आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 143 की। आर्टिकल 143, राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्तियां। दोस्तों मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, जिसमें 5 जजों की बेंच जो है लगती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 कहता है दोस्तों सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार इसे आप पढ़ोगे तो इसे भी समझ जाओगे। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे दोस्तों जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है ना, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
या फिर उससे जो छोटे छोटे सब कोर्ट होते हैं वो सब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो है सहायता करेंगे सारे सिविल और न्यायिक मामलों में। ठीक है, इसका कहने का मतलब बस यही है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 145 की। अनुच्छेद 145 क्या कहता है दोस्तों? न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था करता है। यानी दोस्तों हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना महाभियोग कहलाता है। तो इसी तरह जो भारत के न्यायाधीश होते हैं उनको भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। दोस्तों इस आर्टिकल में जो है न्यायाधीशों को किस तरह हटाना है उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। पहला आधार है सिद्ध कदाचार और दूसरा आधार है असमर्थता। यानी दोस्तों वो कदाचार और असमर्थता के कारण उसको जो है महाभियोग के कारण हटा सकते हैं। यहाँ से बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 145 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और अदर न्यायाधीश हैं, अन्य जजेस हैं, उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है आर्टिकल 145 के तहत। ठीक है, ये याद रखना है बस। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 146 की, यानी आर्टिकल 146। आर्टिकल 146 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी की जाएंगी। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो हमारा मुख्य न्यायालय है उसमें कोई भी भर्ती होगी, कोई भी रिक्रूटमेंट होगी तो वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, वो जारी कर देगा एक दिन पहले कि इसमें इतनी भर्तियां होनी है। जैसे एसएससी अपना कैलेंडर जारी करती है या फिर अपने एग्जाम की जो है या फिर अपनी जॉब के अलर्ट जो है जारी करती रहती है, उसी तरह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा था वो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 147। इस आर्टिकल को दोस्तों मैंने कम से कम 15 से 20 बार पढ़ लिया है और ये पढ़ने के बावजूद भी मेरे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी कठिन भाषा जो समझ ना सके, बड़े बड़े बुद्धिजीवी दोस्तों जो हमारा संविधान है उसको पढ़ने में असमर्थ रहते हैं, ऐसे अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये एक बार दो बार आप इसको ज़रूर पढ़ के देखिए और क्या समझ आता है दोस्तों आपको अनुच्छेद 147 से, वो मुझे ज़रूर बताइए कि मैं तो भाई इसको नहीं समझ पाया अनुच्छेद 147 में क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये आप ज़रूर इसको पढ़ के दिखाना कि क्या है इसमें और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 148 की। अनुच्छेद 148 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और अभी CHSL 2021 का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल 148 क्या कहता है? आर्टिकल 148 कहता है दोस्तों भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यानी दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग आपने सुना होगा। कैग जो है वो आर्टिकल 148 के तहत आता है। ठीक है, अब दोस्तों कैग के बारे में कुछ पॉइंट है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति क्वेश्चन बनता है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसकी शपथ भी दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ भी कभी कभार पूछ लेता है। उसके बाद नियुक्ति के पश्चात वेतन व भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। यानी दोस्तों अगर कार्यकाल उसका 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा, या फिर उसकी 65 साल की आयु जो हो गई पूरी 6 साल से पहले तो वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। यानी दोस्तों जब ये रिटायर हो जाता है तो इसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, प्राइवेट में ये अपना कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसके वेतन व भत्ते संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 149 की, आर्टिकल 149। दोस्तों जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है जो कि केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रभार के लेखे जोखे का निरीक्षण करेगा। यानी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया होता है इसका कार्य होता है जो लेखे जोखे होते हैं, जो भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं, जैसे सीए सुना होगा आपने, सीए अकाउंट्स लेखे बड़ी बड़ी कंपनियों के लेखे जोखे रखता है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो भारत सरकार है उसका लेखा जोखा कौन रखता है? तो वो कैग रखता है जो कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है। तो ये किसी भी केंद्र एवं राज्य सरकार इनमें से किसी के भी कोई भी प्रभार का जो है लेखा जोखा देख सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 150 की, आर्टिकल 150। ये क्या कहता है? केंद्र एवं राज्य सरकार के लेखे जोखे का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा कैग की ही मदद से किया जाएगा। यानी दोस्तों जितने भी ये
केंद्र और राज्य सरकार के लेखे जोखे होंगे उनका प्रारूप दोस्तों, उनकी ड्राफ्टिंग जो है वो राष्ट्रपति द्वारा कैग की मदद से की जाएगी। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 150। इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 151 की। ठीक है, अनुच्छेद 151 क्या कहता है, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा, है ना, फिर उसको राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ये थे दोस्तों आर्टिकल 151 तक। आर्टिकल 151 तक दोस्तों हमने कवर कर लिया है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी इसी तरह हर 2 दिन में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मेरी भी थोड़ी मेहनत लगती है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ी खुशी होगी, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।